Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we'll study that is chapter number 9 forms of market. Very important. ओके यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बनने को देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली जो आपको एग्जामिनर है कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। प्लीज़ उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉजिटिव मूड दैट इज चैप्टर नंबर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या होता है। देखिए, आप सब लोग अपने लाइफ टाइम में या इवन एवरी वन गोज़ टू द मार्केट। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो मार्केट नहीं जाता। तो मार्केट एक फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, जैसे दिल्ली का मार्केट, चांदनी चौक का मार्केट, मुंबई का मार्केट, जयपुर का मार्केट। हर जगह हर आपको टाउन में मार्केट देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे, एक तो ये फिजिकल प्लेस हो गया, एक प्लस आपको ये भी है कि इवन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑनलाइन जितना भी आपके मार्केट्स हो गए। जैसे आपका हो गया अमेज़ोन पे जितना भी आप ऑर्डर करते हैं, जो भी आप ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो, स्विगी। ठीक है, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ द मार्केट। इवन हॉस्पिटल भी एक तरह का मार्केट ही है, क्योंकि आपको क्या चाहिए वहाँ पे, सर्विस चाहिए, है ना। आपको यहाँ पे वहाँ पे ठीक होना है, इलाज कराना है अपना। फिर स्कूल्स भी क्या है, एक तरह का आपको क्या है, बेसिकली एक तरह का मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे जो फीस देते हैं और आपको जो है एजुकेशन ऐसा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो एवरीथिंग जहाँ पे डिमांड और सप्लाई होती है किसी चीज़ की, और वहाँ पे जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो डेफिनेटली वो एक मार्केट का ही आपका पार्ट है। तो यहाँ बात करने वाले हैं हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि दिल्ली के मार्केट के बारे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के मार्केट के बारे पढ़ेंगे। हर एक मार्केट का, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर हम बेसिकली जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है कि जो डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या है, एक तरह का ये मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या होगा, आप यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड हैविंग द इकोनॉमिक एक्सचेंज। आप इकोनॉमिक एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप, जिसे सेलर है वो बायर से आके मिलता है। ठीक है, सेलर जो है बायर से आके मिलता है एंड बेसिकली दे स्ट्राइक अ डील अबाउट अ प्राइस, विद अ प्राइस। उनकी एक डील होती है और चीज़ें जो हैं खरीदी और बेची जाती हैं। तो वो होता है मार्केट। तो मार्केट क्या है, बेसिकली एक तरह की एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करके देता है बायर और सेलर को, ताकि क्या हो सके, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई डील हो सके, चीज़ें बेची और खरीदी जाएँ। बाकी इसके फीचर्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यही ऊपर वाली चीज़ ही रिपीट की गई है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एक वीट का मार्केट स्ट्रक्चर अलग है, कार के मार्केट का स्ट्रक्चर का अलग है। तो ये क्या, कैसे पता लगता है कि कार का मार्केट स्ट्रक्चर अलग है वीट से? तो कैसी, कौन कौन से जो फीचर्स होते हैं अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के, वो पढ़ के हम कोई भी प्रोडक्ट का एक मार्केट फॉर्म बता सकते हैं कि ये इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा या ये उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। तो बेसिकली आप उसके बाद में एक जो प्रोडक्ट है उसे आप डिफर कर पाएंगे कि वो बेसिकली किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आता है। तो ये हमारा होता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन अगर आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर इज सिंपली रिफर्स टू अ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, और कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जो है प्रोड्यूसर्स अपने ऑपरेट करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डिटरमाइन करते हैं, या किसी प्रोडक्ट का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, या कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर जाएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। मान लीजिए कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गेहूं का, वीट का। तो उसका जो सेलर्स है बहुत ज़्यादा है, तो उससे ऑब्वियसली बात है उसकी जो है सप्लाई क्या रहेगी आपकी, हाई रहने वाली है, और एक यूनिफॉर्म प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीट कहीं जगह पे आपके 100 रुपये किलो मिल रही है तो कहीं यहाँ पे 10 रुपये किलो। एक यूनिफॉर्म प्राइस ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है आपका। क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है बहुत हाई है। एज इट इज़ सेम वे बायर्स भी उसके बहुत हाई हैं। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स उसके काफ़ी हाई हैं। तो ये वो एक तरह की क्या हो गई, एक 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 आपका एक फैक्टर हो गया जो कि ये डिटरमाइन करेगा ये किसी, कोई प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। ठीक है, वो मार्केट स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का जो है, आप क्या कह सकते हैं, सेलर्स बहुत कम है, तो हम कहेंगे इसका मार्केट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसे बेचने वाले बहुत कम है। ठीक है, हो सकते हैं उसको खरीदने वाले बहुत हों या खरीदने वाले भी कम हों।
ठीक है। तो लेकिन अगर सेलर्स कम है तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई जो है कम रहने वाली है, और किसी भी सप्लाई जब किसी कमोडिटी की कम रहती है तो उसमें क्या है, आपको प्राइस देख ऑब्वियसली बात है हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स पे भी हमारा जो मार्केट डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि मोनोपोली है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये सब तो यही बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये सब बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स ही हैं। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा स्किप करके, मतलब आपको फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके मतलब इसके जो फॉर्म फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। बाकी ये जो है मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली हम आगे वाले आने वाले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में आगे हम आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपके उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या वो होमोजीनियस है, क्या वो डिफरेंशिएटेड है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मतलब आइडेंटिकल, मतलब एक सेलर ए है, एक सेलर बी है। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक ही सेम टू सेम चीज़ें, मतलब उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रंग वंग सब कुछ सेम है, तो वो क्या होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए गेहूँ, तो गेहूँ क्या है आपका, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। एक फार्मर ए, फार्मर बी, फार्मर सी, फार्मर डी, सबके गेहूँ आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पंजाब के फार्मर ने प्रोड्यूस किया है, या उसके फार्मर ने, केरला के फार्मर ने, या मे बी महाराष्ट्र के, यूपी, वेर एवर द वीट प्रोडक्शन इज डन। एक होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट में अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, ठीक है, आपको डाबर भी है, पतंजलि भी है। तो कोलगेट का बिल्कुल आप जब यूज़ करेंगे टूथपेस्ट, तो आप बता सकेंगे, और पेप्सोडेंट के यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट सबका टेस्ट जो है आपका सेम होगा, लेकिन काम तो सेम ही है, तो टूथपेस्ट ही, मतलब चीज़ एक ही बना रहे हैं लेकिन अलग फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब समझे मेरी बात, तो इसका अलग मार्केट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी, कि मार्केट का स्ट्रक्चर किसी कमोडिटी का कैसा है, क्या वो होमोजीनियस है, क्या वो क्या है, डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द मार्केट, कि जो सेलर्स, जो बायर्स हैं, क्या और सेलर्स हैं, क्या उन्हें नॉलेज है अच्छी। ठीक है, मान लीजिए वीट है, अब वीट को सबको अच्छे से पता होगा ऑलमोस्ट कि क्या इसका प्राइस चलता है, तो यहाँ पे किसी को आपको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे प्राइस जो है आपका परफेक्ट नॉलेज होती है, वहाँ पे जो है एक यूनिफॉर्म सिंगल प्राइस जो है प्रिवेल करता है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ़ द बायर्स एंड द सेलर्स हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द market conditions, the price at which a product is being sold by the other sellers, and the nature, the quality of the product, देन द सिंगल प्राइस वुड प्रिवेल। तो डेफिनेटली अगर बायर्स और सेलर्स को अच्छी नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की, उसके प्राइस की, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिंगल प्राइस ही प्रिवेल करेगा, आप बेवकूफ़ तो बना ही नहीं सकते। और अगर मार्केट की नॉलेज अच्छी नहीं है तो वहाँ पे जो है प्राइस आपको फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा सेम कॉमोडिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट का मतलब है कि क्या कोई फर्म, या क्या कोई सेलर, या कोई प्रोड्यूसर, क्या वो उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी चीज़ को उगाने के लिए। अगर उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कोई भी एक फर्म है, उसे अगर रिस्ट्रिक्शंस है किसी चीज़ की, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, तो अगर उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या रहेगी, उसकी सप्लाई जो है कम रहेगी, और जब सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस उसका हाई रहने वाला है आपका। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान में रखना कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर में जाएगा। क्लियर, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मार्केट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, कि क्या, कि कोई भी क्या फ्री है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, या उसे प्रोड्यूस करने के लिए फ्री नहीं है। जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट एट द फर्म्स मीन्स दैट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, भले वो मैन मेड हो या आपके नेचुरल हो, अगर कोई भी फर्म, अगर फर्म को रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलते। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अल्कोहल, अल्कोहल में क्या है, आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिगरेट का प्रोडक्शन करना है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, आप नहीं कर सकते, ईजिली तो नहीं कर सकते। ठीक है, इलीगली अलग बात कर रहा हूँ, लीगली बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंस परमिशन लेने की पड़ता है। तो आपको, आपने देखा होगा इसका प्राइस जो है कंपैरेटिवली हाई रहता है। मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसलिए हाई रहता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट मतलब क्या कोई फर्म फ्री है एंटर करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, और जब मर्जी मन करे वो एग्जिट भी कर सकता है, अगर उसे लगेगा नहीं, वो एग्जिट भी कर सकता है उससे। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है, डिटरमाइन करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ द प्राइस इन्फ्लुएंस। यहाँ कहने का मतलब है कि क्या कोई फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है, नहीं कर पाता। अगर कोई पर फर्म
प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता तो उसे प्राइस टेकर बोलते हैं, क्योंकि उसे प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अ फर्म कैन नॉट हैव एनी, जो फर्म जिसके पास जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर बोलते हैं। और जो फर्म जो जिसके पास पावर होती है इन्फ्लुएंस करने का प्राइस, उसे बोलते हैं प्राइस मेकर। तो अब प्राइस टेकर कौन सा होगा, डेफिनेटली जब सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट होगी, बेसिकली आप कह सकते हो कि मतलब कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है आके कभी भी, तो डेफिनेटली उसका एक वो जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर ही होंगे, क्योंकि कोई एक सिंगल फर्म उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताया वीट का, ठीक है, अगर कल के दिन एक फार्मर कहे मैं नहीं उगा रहा वीट, मैं उगाऊंगा नहीं, जो करना है कर लो, तो किसी एक फार्मर से कुछ हो सकता है पूरे इंडिया में? तो बोलेंगे मत उगाओ, उगाने वाले बहुत हैं, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक सिंगल फार्मर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो ऐसे ही दे हैव टू बी अ प्राइस टेकर, उन्हें प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वहीं प्राइस मेकर, मान लीजिए कोई कार कंपनी है ना, वो मान लीजिए दो ही कार कंपनी है, तो वो एक कार कंपनी कहेगी नहीं मैं तो इतने पे बेचूंगा, तो वो उसे कहीं ना कहीं उसकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज प्राइस मेकर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज आपका ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे ज़्यादा सोल इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्लासिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट फॉर्म कौन कौन सी तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दैट है देन है मोनोपोली, देन है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, देन है ओलिगोपोली, देन है मोनोप्सोनी। अब एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, इसके परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स, ओलिगोपोली के फीचर्स, मोनोप्सोनी के फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक ही जैसा आइडेंटिकल, जैसे वीट हो गया, है ना, आइडेंटिकल है, आप डिफर नहीं कर सकते कि ये गेहूँ कौन से स्टेट का है या किस फार्मर ने उगाया है। दूसरी बात है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का, है ना, कोई भी एक सिंगल फार्मर वीट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कंट्री के। तो वो सारी जो कॉमोडिटीज़ हैं, ऐसी कॉमोडिटीज़ जिसके लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, एक जैसे हैं, और बेसिकली वो एक बंदा कोई भी मार्केट को या मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उस कॉमोडिटी के प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, वो बेसिकली हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसके इसके कुछ फीचर्स हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पता क्या करेंगे ये MCQ में। अब इसके इसके परफेक्ट कंपटीशन ऊपर दे देंगे और इसके फीचर्स लिख देंगे, तो बताएंगे बताओ कौन सा फीचर परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, तो आपको इसके फीचर्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? ठीक है, और इसमें जो प्राइस है, जो फर्म है, ऑलवेज दे आर द प्राइस टेकर रेदर देन द प्राइस मेकर, और इनके जो सेलर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइस टेकर्स बोला जाता है, प्राइस मेकर नहीं बोला जाता। नेक्स्ट है, ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब उनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम रहती है, जैसे वीट ले लीजिए आप, ओके, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, ओके। तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिकली उस वो सारे ऐसे गुड्स जिनके होमोजीनियस हैं, और बेसिकली आपके क्या कह सकते हो, ये सारे जो फीचर, जो भी प्रोडक्ट इस फीचर्स को सेटिस्फाई करेगा, वो आपके परफेक्ट कंपटीशन में वो प्रोडक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। इसमें क्या होता है, मोस्टली फ्रीडम होती है ना, कि मतलब आप जाके कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहो तो अभी जाके वीट उगाना शुरू कर दो, मीन्स जब भी उसका सीज़न होगा, और जब चाहो तो आप उसे नहीं उगा, अगले सीज़न में मत उगाना, आप कुछ और उगा लीजिए, है ना। जब वीट का ही टाइम होगा आप वीट मत उगाइए, कोई मना करने वाला नहीं है। तो आपको फ्रीडम है, आप कभी भी उसमें एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी तेरा नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है दैट इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कल आप गेहूँ उगा रहे हैं, आप वीट लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद आपका वीट लगाने का मन नहीं किया क्योंकि आप फ्री हैं, तो आपने बोला कि अब मैं जितने भी रिसोर्सेज वीट में लगा रहा था, अब मैं किसी कॉमोडिटी बी, मान लीजिए शुगर केन में लगाऊंगा। तो आपने क्या किया, जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे थे, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, बेसिकली आपने इसमें चेंज कर दिया। आपने इसके दूसरे कॉमोडिटी में बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने रिसोर्सेज को मोबाइल कर दिया, मतलब चेंज मूव कर दिया, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। तो इसमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मतलब आप कभी भी आप अपने जो है स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी टू अनदर। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे बहुत कंज्यूमर्स और फर्म्स उन्हें बहुत अच्छे से परफेक्ट नॉलेज होती है। ईच फर्म्स नोज द प्राइस, ईच कंज्यूमर नोज द प्राइस। तो यहाँ पे इसलिए एक तरह का यूनिफॉर्म प्राइस भी देखने को आपको मिलेगा इस फॉर्म ऑफ मार्केट में।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे फीचर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। ओके, परफेक्ट कंपटीशन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वन मोर फीचर इज देयर, दैट इज द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है हम नील लेके चलते हैं कि इसका कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही हल्के ये आसपास मार्केट्स में या बेच दिया जाता है, या आप कह सकते हो कि इसके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम नील लेके चलते हैं। ठीक है। ओके। कई इकोनॉमिस्ट अब ये है कि ये इसमें थोड़ा सा उन्हें मतलब आप कह सकते हो कि कई इकोनॉमिस्ट इसे थोड़ा सा डिफर करते हैं। डिफर इन द सेंस मतलब वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर एक प्योर कंपटीशन भी होता है। तो वेरी सिंपल, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ कोई कोई कॉमोडिटी अगर सिर्फ पहले के तीन ही फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम प्योर कंपटीशन। और अगर वो सारे ही फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बोलेंगे प्योर परफेक्ट कंपटीशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले की अगर तीन फीचर्स को लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन। तो क्वेश्चन आता है कि प्योर कंपटीशन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। मान लीजिए चौथा ये देगा तो आपको बोलेगा विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ द परफेक्ट प्योर कंपटीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर कंपटीशन के तीन होते हैं: लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, वेरस जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके छः के छः होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो प्योर कंपटीशन है इसी का पार्ट है, या ये एक तरह का फादर है इसका प्योर कंपटीशन का। ठीक है, बाकी पढ़ भी सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखा भी है। जो आप द कंपटीशन इज सेट टू बी प्योर व्हेन द फर्स्ट थ्री कंडीशन एक्सप्लेन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं, तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है तीनों फीचर्स क्या हैं। तो अगर सिर्फ तीन फीचर्स होंगे तो प्योर, अगर छः के छः होंगे तो परफेक्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका मोनोपॉली, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।